एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और अब हम फॉरेन कंपनी का सेकंड क्लास कर रहे हैं। ऑल्दो मैं 4x पहले बना चुकी हूँ अलाइड लॉ के, तो अगर किसी को देखना है तो प्लीज डू चेक। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो कल हमने सारा का सारा जो जितना भी था रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास जाएंगे, ये सारा प्रोसेस देख लिया था। और ये भी देखा था कि अगर फॉरेन कंपनी ये नोटिस दे देती है आरओसी को कि अब हम फर्दर आगे काम नहीं करेंगे, तो उस दिन से नोटिस देने की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो खत्म हो जाती है, आगे जो भी सबमिशन होता है। नाउ सेक्शन 385। सेक्शन 385 क्या कहता है? फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है गिवन टू आरओसी। ऑब्वियसली जब आप रजिस्टर कराओगे तो जो रजिस्ट्रेशन की फीस होगी वो आरओसी को जाएगी। ठीक है, सिर्फ 385 में यही लिखा हुआ है। नाउ 386, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। अब इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं जो कि हमें समझनी है। सर्टिफाइड, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश था वर्ड, तो सर्टिफाइड का क्या मतलब होता है? इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू बी अ ट्रू कॉपी और अ करेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन और प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर है। ठीक है ना। डायरेक्टर क्या होते हैं? एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से कोई भी जो पर्सन जिसके जो है डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस पे क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। पर्सन कॉल्ड डायरेक्टर। Place of a business. Place of a business includes a share transfer office or a share registration office. ठीक है, तो शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस में लेकर आते हैं। ये सिंपल है, एमसीक्यू में आ गए तो बस एक बार जस्ट रीड आउट करना है कि हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन कंपनी में जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी क्या डेफिनेशन है, डायरेक्टर की क्या डेफिनेशन है, और क्या नाम है इसकी, क्या नाम है, लेजिटिमेट सॉरी सर्टिफाइड की क्या जो है डेफिनेशन है। नाउ रजिस्ट्रार, फॉर द इंटायर चैप्टर 22 रजिस्ट्रार मींस द रजिस्ट्रार हैविंग अ ज्यूरिडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पिछली क्लास में कि अगर हम कहीं भी रजिस्टर्ड है, चाहे गुजरात में, चाहे बॉम्बे में है, चाहे साउथ इंडिया में, हमारा रजिस्टर्ड आरओसी कौन सा होगा फॉरेन कंपनी का, वो न्यू दिल्ली ही रहेगा। नाउ Section 387, dating of prospectus and particulars to be contained therein। कौन कौन से पर्टिकुलर्स कंटेन होंगे और डेटिंग और प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, तो डेटिंग मतलब ये नहीं कि आप डेट पे चले जाओ, डेटिंग का मतलब होता है कि उस पर डेट पड़ी होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस पे, और प्रोस्पेक्टस साइन होना चाहिए। अब हम इसके आगे जितना भी फॉरेन कंपनी में पढ़ेंगे वो सारा का सारा जो है क्या नाम है प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड होगा, और एक आईडीआर का कॉन्सेप्ट आएगा, पेनल्टी आएगी और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट आएगी। अब चार चीजें बची हैं। ठीक है ना। तो डेटिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयरइन। तो प्रोस्पेक्टस विदाउट डेटिंग एंड साइंड, तो प्रोस्पेक्टस जो है अगर आपने डेट नहीं डाली कि किस कब इशू हुआ था और साइन नहीं है, ठीक है ना, कैन नॉट बी सर्कुलेटेड। प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट नहीं हो सकता फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी मतलब मेरे शेयर्स परचेज कर लो, कंपनी ये कह रही है, उसके लिए वो सर्कुलेट नहीं हो सकता। इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड में फॉरेन कंपनी। प्रोस्पेक्टस कंटेन्स फॉलोइंग मैटर। प्रोस्पेक्टस में होना क्या क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जब आरओसी रजिस्ट्रार को जो है क्या नाम है फॉरेन कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तब भी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, एमओए एओए। ठीक है। इनैक्टमेंट अंडर विच द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, अंडर विच एक्ट और इनैक्टमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है। डेट एंड कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड, कहाँ और कब जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, कौन सी कंट्री में और कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। सिंस 1918 incorporated in USA। Whether company has established a place of a business in India, and if so the address of a principal office in India। तो कंपनी ने प्लेस ऑफ अ बिजनेस स्टैब्लिश करा है, और जो एड्रेस है, प्रिंसिपल जो एड्रेस है वो कौन सा है इंडिया में, ये भी बता दो। प्लेस ऑफ अ बिजनेस स्टैब्लिश करा है, वेदर क्यों लिखा है इसके आगे, करा है तो क्योंकि वो हमारे पास जब हमने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली भी वर्ड था, तो आप जो है फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली कैसे भी इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। Address in India where the said instrument, enactment or provision or copies thereof or in same are not in the English language then the certified English transaction। मतलब एड्रेस बताओ इंडिया में कि ये सब सामान जो है प्रोविजंस, कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनैक्टमेंट कहाँ रखे हैं,
और अगर सेम मतलब अगर वो फॉरेन कंपनी है डेफिनेटली कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ना 1, 2 एंड 5 के लिए 1 मतलब इनैक्टमेंट, ठीक है, कंपनी विच इनैक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और जो है एड्रेस, ये सब सामान कहाँ रखा हुआ है, इस सब के लिए ये नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इशूड मोर देन 2 years आफ्टर द डेट एट विच द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमेंस अ बिजनेस। प्रोस्पेक्टस तो 2 साल पहले ही इशू हो गया, कंपनी को 2 साल बाद बिजनेस करना है, तो ये सब चीजें जो है क्या नाम है वैलिड जो है नहीं रह जाती। ऑब्वियसली अगर प्रोस्पेक्टस पहले इशू कर दिया और कंपनी के जो मतलब कंपनी की जो वर्किंग है वो 2 साल बाद स्टार्ट हो रही है, तो क्या उसके पास ऑफिस होगा एड्रेस देने के लिए इंडिया के अंदर? जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन और इनैक्टमेंट, ये सब चीजें। State the matter specified under section 26 of the Companies Act, ठीक है। मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें जो है ना प्रोस्पेक्टस में जानी चाहिए, तो वो भी फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्शन 387 रेड विद सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। तो सेक्शन 387 ऑफ अ कंपनीज एक्ट प्लस सेक्शन 26, तो ये फॉरेन कंपनी पे भी जो है प्रोस्पेक्टस वाले प्रोविजन लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल इंडिया में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस पर लगे। नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस इफ वेव्ड देन वॉइड, कोई वेवर नहीं होगा कंप्लायंसेस का। अगर लॉ ने बोला है कि कंपनी को जैसे सेक्शन 26 और 387 में कि आपको प्रोस्पेक्टस में ये चीजों के साथ कंप्लाई करना है, तो आप उसको वेव नहीं कर सकते। और अगर वो वेव कर भी दिया इन केस, तो वो चीजें क्या होंगी, वो वॉइड होंगी, वॉइड है वो सारा का सारा। अगर कुछ कंप्लायंसेस के साथ वेव करा है, कंप्लायंसेस कभी वेव नहीं होंगे। Form of application for security to be settled along with prospectus. नो पर्सन, तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का जो फॉर्म है जो फॉर सिक्योरिटी टू बी इशूड अलोंग विद प्रोस्पेक्टस, मतलब एक एप्लीकेशन, मतलब सपोज करो अगर हम नॉर्मल किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वो हमें एक प्रोस्पेक्टस पकड़ाते हैं, उसके पीछे एक फॉर्म लगा हुआ होता है जिसमें वो कहते हैं आप अपने पर्टिकुलर्स भर दो और ये सबमिट कराना है प्रोस्पेक्टस, बाकी आप अपने साथ ले जाओ। तो सेम जो है कंपनी के केस में होता है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद प्रोस्पेक्टस, उसके साथ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है। No person shall issue to any person form of application for security of such company unless the form issued with the prospectus with complies with the provision of this chapter number 22 and does not contravene section 388। सेक्शन 388 की जो है आप तभी वो जो है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन लगा सकते हो, सेक्शन 388 की कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हुई हो और कंप्लायंस हो चैप्टर 22 का जो कि फॉरेन कंपनी का है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब इसका एक्सेप्शन है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशूड हो जाएगा, मतलब इसमें यह था कि आप बिना प्रोस्पेक्टस के फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशू नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशू हो जाएगा अगर आप बोनाफाइड इनविटेशन देते हो। जब हम सीपीटी में थे तब हमने इनविटेशन ऑफर ही सारी चीजें पढ़ी थी, तो आप इनवाइट कर रहे हो टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप एक बोनाफाइड जो है इनविटेशन दे रहे हो, बोनाफाइड जो कि आप गुड फेथ में दे रहे हो टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। आप उसको कह रहे हो कि आप मुझसे अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट कर लो कि अगर मेरे शेयर पब्लिक ने परचेज नहीं करे, देखो अगर कोई मैं बाहर अपना कोई सामान बेचने जा रही हूँ सपोज, ठीक है, मैं कंपनियों में शेयर बेचने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपने आप को जो जहां पे एक्सचेंज बोर्ड है वहां पे अपने आप को रजिस्टर कराऊंगी कि क्या अगर मैं अपनी सिक्योरिटी पब्लिक के लिए ऑफर करूं तो क्या आप मेरी सिक्योरिटी को लिस्ट कर लोगे, वो वाली सारी रिक्वायरमेंट्स देखूंगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की सेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी। प्लस मैं क्या करूंगी, मुझे ये भी डर है कि मेरी सारी, क्योंकि मैं तो फॉरेन कंपनी हूँ मुझे तो कोई नहीं जानता, तो मैं ये भी करूंगी ना कि मैं अंडर राइटर्स ढूंढ लूंगी कि सर अगर मेरा शेयर पब्लिक ने परचेज नहीं करा तो इसको अंडर राइट कराने का काम आपका है या फिर आप इसको परचेज करोगे। तो ये दोनों चीजें पहले ही होंगी। तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो है तो ये एक्सेप्शन में आ गया, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशूड इन कनेक्शन विद द बोनाफाइड इन्विटेशन टू एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट with respect to securities provision।
जो है ये जो प्रोविजन है ये किस किस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सेक्शन 388 का, इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी। हमें प्रोस्पेक्टस की जरूरत है अगर हम राइट इशू कर रहे हैं, इसमें यही तो है, एग्जिस्टिंग मेंबर को तो राइट इशू होता है, एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, वेदर एन एप्लीकेंट विल और विल नॉट हैव अ राइट टू रिनाउंस इन फेवर ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो अगर जो है वो उनको रिनाउंस मतलब करने का भी जो है फेवर जो है ना हो, तब भी राइट टू रेनाउंस ना हो, तो ये जो है एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स पे सिंपल राइट इशू, एक्सेप्ट इन सो फार रिक्वायर्ड प्रोस्पेक्टस टू बी डेटेड, प्रोस्पेक्टस जो है डेट होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस रिलेटिंग टू अ सिक्योरिटी विच आर और टू बी यूनिफॉर्म विद द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सपोज करो मैं अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू जो है, फेस वैल्यू मेरी 10 रुपीज है, ठीक है ना। अब ये ना हो कि मैं जब नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रोस्पेक्टस किसी नई सिक्योरिटी के लिए इशू करूं तो उसमें मैं अपनी फेस वैल्यू 50 या 100 दिखा दूं, मतलब इन कन्फर्मिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए कि जो प्रीवियसली इशूड जो सिक्योरिटीज के साथ, मतलब एकदम ऑफ द ट्रैक जाके नहीं। अगर मैं इक्विटी शेयर को जो है लिस्ट करा रही हूँ या अपने डिबेंचर्स दे रही हूँ या प्रेफरेंस दे रही हूँ, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं कुछ और चीज जो है वो मॉर्गेज करा दूं या कुछ और जो है ले लूं, राइट। टाइम बीइंग कोटेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो जो है कोटेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना। तो फॉर अ टाइम बीइंग कोटेड भी होने चाहिए, ठीक है ना। नाउ अब ये हो गया प्रोस्पेक्टस का कि हमें कैसे कैसे कराना है, कि हमारा डेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है, जो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के अंदर, और आपका जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है वो सिक्योरिटीज वो प्रोस्पेक्टस के हमेशा साथ ही जाता है। सिंपल दिमाग में रखो, हम कॉलेज के लिए अप्लाई करने जब जाते हैं, ठीक है ना। अब जो है एग्जिस्टिंग मेंबर राइट इशू पे नहीं लगता है, अब ये टाइम बाउंड जो है वो सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो है कोट होना चाहिए। नाउ एक्सपर्ट कंसेंट एंड अलॉटमेंट, जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, कंपनी नहीं है, या ये कह लो कि चलो कंपनी भी पुरानी है लेकिन उसने कोई प्रोजेक्ट निकाला, तो प्रोजेक्ट वो फंड रेज क्यों करती है, वो यही तो बताती है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगी, मैं आपको यहाँ से इतना रिटर्न्स भी दे सकती हूँ, इतना भी दे सकती हूँ। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए कोई एक्सपर्ट भी होना चाहिए जो ये कहे कि हाँ कोई बात नहीं, ये कंपनी जो है ना ये सही कह रही है। ये हमने सारा का सारा आईपीसीसी में पढ़ा हुआ है, आईपीसीसी के सेक्शंस में एक्सपर्ट भी आते हैं, तो उसको अगर आप पीछे अगर कोई रिकॉल कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब आगे चलते हैं। उसके अंदर क्या था कि आप प्रोस्पेक्टस में हम ये कहते हैं कि अच्छा हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है, हम इतना पैसा आपसे रेज करेंगे, विद इन दिस मच ऑफ टाइम हम आपको इतना पैसा रीपे कर देंगे, ये सारे हम उनको सब चीजें बताते हैं। उस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये सारी चीजें बोनाफाइड है, सब कुछ ठीक है, हाँ कंपनी कहीं प्रोजेक्ट्स बना रही है, कंपनी ने इसलिए अपना इक्विटी निकाला, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को तो पता नहीं होता, और कोई भी जाके अगर मुझे किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदने हैं, मतलब सपोज करो मैं 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ किसी कंपनी के अंदर, तो क्या मैं इतना पता लगा पाऊंगी, नहीं लगा पाऊंगी। उस चीज को करने के लिए क्या होता है, वो एक्सपर्ट जो है अपनी कंसेंट देते हैं कि नहीं ये चीज जो कह रहे हैं ना ये ठीक कह रहे हैं, और ये सेक्टर है और इसमें इतना जनरली नॉर्मली एज पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस इतना रिटर्न आता है, कंपनी का इतना एक्सपेंस है, तो जिन लोगों ने भी पैसा लगाया उसको इतना दे देगी। ये सारे एक्सपर्ट पे हम लोग विश्वास करते हैं कि जो इन्होंने कहा होगा सही कहा होगा। तो कंडीशन फॉर इंक्लूडिंग एक्सपर्ट स्टेटमेंट, तो अगर एक्सपर्ट स्टेटमेंट कब इंक्लूड होगी, अगर एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ कोई बात नहीं, आप जो है मेरी जो है क्या नाम है, क्या नाम है, जो मेरे कमेंट्स है, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है, आप वो उसको प्रोस्पेक्टस में छाप सकते हो। एंड एक्सपर्ट हैज नॉट विड्रॉन हिज कंसेंट, सपोज एक्सपर्ट ने पहले बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, आप जो है ये छाप दो, ठीक है ना, अपने प्रोस्पेक्टस में जो जो मैंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और ये ऑब्जर्वेशन सारी फेवर में थी कंपनी कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग के लिए दे दिया, प्रोस्पेक्टस प्रिंट होने जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो एक्सपर्ट को लगा नहीं यार ये तो मैंने गलत जो है ऑब्जर्वेशन दे दी है, ये चीज तो नहीं हो सकती, मतलब अभी इसमें तो या कुछ और ऐसी चीजें हुई, तो एक्सपर्ट क्या करता है, एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या जो है किसी भी चीज के थ्रू, मतलब जिसको पब्लिक को पता लग जाए, वो विड्रॉ कर लेता है अपनी कंसेंट, कि ऑल्दो मेरी कंसेंट जो है प्रोस्पेक्टस में छपी हुई है, लेकिन मैं पब्लिकली नोटिस देखकर जो है ये कंसेंट अपनी विड्रॉ करता हूँ, ठीक है। प्रोस्पेक्टस कंटेन द स्टेटमेंट दैट एक्सपर्ट हैज गिवन हिज कंसेंट
प्रोस्पेक्टस में क्या है, एक स्टेटमेंट छपा हुआ होगा, उसके बाद नोट जो एनेक्स होता है वो कि एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी है और एक्सपर्ट ने विड्रॉ नहीं करा है। व्हेन द स्टेटमेंट डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस बाय वे ऑफ रेफरेंस। तो स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, मैंने वही बोला ना कि नोट डला हुआ होगा, तो वो क्या कर देंगे कि रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट कंटेन्ड इन एनी रिपोर्ट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, या फिर किसी भी रिपोर्ट में जो है प्रोस्पेक्टस की वो स्टेटमेंट डाल देंगे। ये स्टेटमेंट इज इशूड अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस, जैसे अलोंग विद द मतलब उसके साथ साथ एक प्रोस्पेक्टस है, उसके नीचे से क्या आ गई, जैसे ये आ रहा है प्रोस्पेक्टस, एक पेज का प्रोस्पेक्टस है, उसके नीचे से नेक्स्ट पेज जो है उसका एक्सपर्ट ऑर्डर का हो गया, तीसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म हो गया। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ये तीनों चीजें आ गई। मतलब आप रेफरेंस दे सकते हो, आप कहीं पे भी प्रोस्पेक्टस में जो है रिपोर्ट दे सकते हो, या फिर आप अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस भी दे सकते हो। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 389। अब प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराना है। अभी तो ये थी कि ना सारी कंप्लायंसेस जो है फॉलो हो रही है कि एक्सपर्ट ने क्या कह दिया, तो 388 में जो है एक्सपर्ट कह देता है, 387 में बाकी सारी चीजें बता रखी है। तो 389 में क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंडीशन फॉर इशू और सर्कुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या क्या कंडीशन है इशू की और सर्कुलेशन की। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज डिलीवर्ड टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सर्टिफाइड कॉपी क्या है, वो आरओसी के पास डिलीवर हो गई, मतलब हमने रजिस्ट्रार को जो है ना एक कॉपी को सर्टिफाई करके लिख उस पर साइन करके आरओसी पहले हम रजिस्ट्रार को देते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस स्टेट दैट अ कंपनी हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी, और प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि हमने जो इसकी जो कॉपी जो हमने इसका ड्राफ्ट बनाया था वो पहले हमने रजिस्ट्रार को दे दिया है, रजिस्ट्रार ने जो है वो कॉपी ऑलरेडी डिलीवर हो गई है, और जब वो प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग में जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि जो प्रोस्पेक्टस जो कॉपी है ना वो रजिस्ट्रार को एक जा चुकी है। डॉक्यूमेंट अटैच टू प्रोस्पेक्टस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एक्सपर्ट की कंसेंट, ये भी देखा था अभी हमने। ठीक है ना, अदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो अदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं ये जस्ट रीड आउट करना है कि हमें एक बार पता लग जाए। ठीक है ना, any consent to the issue of prospectus required from any person as an expert, तो expert हो गया। copy of contract from MD or manager, and in case of a contract not reduced into writing a memorandum giving full particular, या तो memorandum particulars दे रहा हो MD, क्योंकि memorandums में जो है क्या नाम है उसमें सारी की सारी डिटेल लिखी रहती है, कौन कौन से डायरेक्टर्स है, आर्टिकल्स में जो भी अमेंडेड होता है उनके बारे में, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर हुआ हो एमडी और मैनेजर के साथ। कॉपी ऑफ अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कि हमारे जो है ना ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहे हैं जो कि ना हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर 2 ईयर प्रीसीडिंग, और 2 साल पहले से चल रहे हैं ना वो वाले कॉन्ट्रैक्ट बताने, मतलब हमें ये पता लगना चाहिए हाँ भाई कंपनी ठीक ठाक है, हाँ 2 साल पहले से कॉन्ट्रैक्ट चला रखे हैं इसने, ये नहीं है कि हम अभी फटाफट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें 3-4 और प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, और फिर हमने जो है ना वो छाप दिया कि देखो अभी हमने 15 दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करा, ये करा, ये करा, तो अब ये भी तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर लो, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन कितना दिया वो 2 साल दिया, पूरा 2 इयर्स। कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, अंडर राइटर के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है, मतलब अंडर राइटर एग्रीमेंट दिखाने के लिए कि हाँ देखो अंडर राइटर्स को भी हम पे विश्वास है कि या तो वो हमारा सारा पब्लिक को बेच देंगे या फिर वो खुद खरीद लेंगे, मतलब वो भी रिस्क लेने को तैयार है कंपनी के ऊपर। ठीक है ना, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी इफ प्रोस्पेक्टस ड्यूली साइंड बाय एजेंट और डायरेक्टर, और पावर ऑफ अटर्नी जो है वो जो उसकी कॉपी है वो साइन ड्यूली बाय द एजेंट और डायरेक्टर। सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय चेयरपर्सन ऑफ अ कंपनी एंड 2 अदर डायरेक्टर। अब इस चीज को सर्टिफाई कौन करेंगे कि हाँ भाई अब प्रोस्पेक्टस है उसके साथ ही सारी कॉपी नेक्स्ट कर दी। ठीक है, सर्टिफिकेशन क्या है, चेयरपर्सन और 2 अदर डायरेक्टर्स के साथ। ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट सेक्शन 390। अब ये आईडीआर क्या होता है, आधे टीचर तो ये चीज नहीं बताते कि आईडीआर होता क्या है, लेकिन प्रॉपर हमें, क्योंकि हम सीए स्टूडेंट है और हम सीए फाइनल लेवल पर बैठे हैं, और ये क्या नाम है अब इसके बाद ये है कि हमारे इंटरव्यूज और ये सब चीजें जितनी भी स्टार्ट होंगे तो हमें ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो आईडीआर जो है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो पहले डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, ये एक जो है अभी इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना, कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, बट मैं एक वो आइडिया बता रही हूँ ताकि रटना ना पड़े, हमें समझ में आ जाए क्या चीज है।
तो ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो जो डिपॉजिटर जो रिसिप्ट है वो क्या होती है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो ये कोर्स में नहीं है हमारे, मतलब इस चैप्टर के अंदर नहीं है, ठीक है। और ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये समझने के लिए है, ठीक है। इसको पेपर में इस वाले चैप्टर के बिहाफ पे कुछ नहीं लिख कर आना है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्या मतलब है, लिस्टेड जो है कोई भी इंडियन कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जिसके पास शेयर्स है। दो चीजें हो गई, इंडियन कंपनी और जो कि लिस्टेड कंपनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो उसको पैसा रेज करना है। उसको किससे पैसा रेज कर सकती है, या तो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, या किसी इन्वेस्टर को लिया है कि आप अपना जो है ना अच्छा खासा फंड जो है वो हमें दो। तो एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई जो है हर एक के लिए जो है क्या नाम है, हर एक सेक्टर्स में तो एफडीआई नहीं हो सकता ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा। तो जो है ये इन्वेस्टमेंट अब कैसे लेगी, अगर इसे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेना है तो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू लेगी। नाउ इंडियन कंपनी जो है शेयर्स वगैरह जो है ये होल्ड करती है, ठीक है ना। और इसको यहाँ से फंड लेना है इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर से, जो कि ओवरसीज फंडिंग हो रही है, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है, जब हम फॉरेन कंपनी पढ़ते थे तो हमने ये भी पढ़ा था, जब हम रिक्वायरमेंट्स में ऊपर, कि जो है जो क्या नाम है वो एक एड्रेस देते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट देते हैं तब वो एक उस पर्सन का भी एड्रेस देते हैं जिसको वो इंडिया में ऑथराइज करते हैं नोटिस वगैरह रिसिप्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही उनका भी एक डोमेस्टिक कस्टोडियन होता है। डोमेस्टिक कस्टोडियन मतलब एक पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी को ना वो चेक करता है कि हाँ भाई कंपनी बिल्कुल ठीक है, इंडिया की कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के अंदर हुई है, फॉरेन कंपनी नहीं। उसको ना वो डोमेस्टिक कस्टोडियन जो है फॉरेन कंपनी का चेक करता है, हाँ ये कंपनी तो ठीक है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो हमारा डूबेगा नहीं, ये सब चीजें, ठीक है। अब वो है किसका बंदा है, जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है वो इस फॉरेन इन्वेस्टर का बंदा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि ठीक है आप शेयर्स दे दो, हमें शेयर्स दे दो, हमें पार्टनरशिप दे दो आपकी कंपनी में, हमें शेयर होल्डर बना दो, कितना स्टेक दोगे आप हमें, ठीक है ना। अपडेट और इन्फॉर्म किसको करता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को। वो क्या करता है, बैंक को करता है कि बैंक अब मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ के जो है शेयर्स जो है ना इस कंपनी के, इस फॉरेन इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो है ना मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब वो बैंक को ये चीज कहता है, ठीक है। तो बैंक जो है, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, वो ये सेम चीज इन्वेस्टर को अपडेट करता है, क्या ये ऐसा हुआ है, मुझे पैसा देना है क्या वहां पे, मतलब इनके आपस में बात होती है, तो वो अपडेट और इन्फॉर्म करता है। और ये क्या करता है, उसको एक्नॉलेज करता है, मतलब जो इन्वेस्टर है वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ जी मैं शेयर होल्ड करता हूँ वहां के, और अब आपको पैसा देना है, हमने शेयर की बात हो गई है। तो ये इस चीज को जब ये एक्नॉलेज करता है ना, इसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। और ये जो है ओवरसीज जो है फंड जो है इंडियन कंपनी रेज कर लेती है, अपने शेयर्स दे देती है, और ये देती है डोमेस्टिक कस्टोडियन के थ्रू। डोमेस्टिक कस्टोडियन बताता है वहां के बाहर वाले बैंक को, बाहर वाला बैंक उससे जांच पड़ताल करता है फॉरेन इन्वेस्टर से कि क्या ये बात सही है, और ये जो है उसको रिवर्ट करता है कि हाँ जी ये सब चीजें ठीक है, आप पैसा जो है रिलीज कर दो, ठीक है। तो ऐसे इंडियन कंपनी जो है क्या नाम है शेयर्स फॉरेन कंपनी से इन्वेस्ट करा लेती है। अब है टाइप ऑफ जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कितने टाइप की होती है, एक है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एक है आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो अमेरिकन और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब इंडिया की। तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जो है ना अभी तक इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करी है, और किसी और कंपनी ने नहीं करी है। तो कितना अंडर यूज कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है ना। नाउ power of CG to make rules with respect to offer of IDR by company incorporated outside India। तो जो है ये जो CG के पास पावर होती है, ऑब्वियसली CG के पास पावर होती है रूल्स बनाने के लिए कि IDR जो है कैसे इशू होगा। तो CG may make the rules for offer of IDR ऑफर कैसे होगा, एंड डिस्क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टस फॉर ऑफर ऑफ IDR। और प्रोस्पेक्टस में जो डिस्क्लोजर हमें ये भी देना होता है, डिस्क्लोजर कि हमने जो है बाहर से भी इतना IDR जो है इशू कर रखा है, राइट। नाउ मैंने ये सारा का सारा हमारे कोर्स में ये यहाँ से पावर ऑफ सीजी से, ये जो ऊपर वाला जो जितना पार्ट था ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड तक, ये सारा का सारा सिर्फ समझने के लिए था, ये था हमारा जीके। अब ये मेन आता है जो हमें रटना है, ठीक है ना। तो सीजी ने जो है आईडीआर ऑफर जो है रूल्स बनाएंगे, और ऑफर के ये सब चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखी जाएंगी कि आईडीआर ऑफर हुआ है। मैनर इन विच द आईडीआर शेल बी डेल्ट विद, किस मैनर में होगा, इन डिपॉजिटरी मोड बाय अंडरराइटर्स,
ठीक है ना। तो जो है मैनर की किसमें डील होगा, या तो डिपॉजिटरी या थ्रू अंडरराइटर्स। मैनर ऑफ ट्रांसफर और एंड ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब आइडियाज जो है ना, अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर चाहे तो ये नहीं है कि ये अब ये फंस गया, ये आइडिया जैसे शेयर्स आपके बिक सकते हैं ना, ऐसे ये आइडियाज भी जो है ना ये बिक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये जो आइडियाज को भी आगे सेल कर सकता है। तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन उसका मैनर, वेदर और नॉट एनी प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया हैज बीन स्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी और विल बी स्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी। तो ये सारा का सारा जो है ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कि उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करा है या वो करेगी। ठीक है ना, उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता, पर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रूल्स, ये सारे के सारे डिजाइन और डिस्क्लोजर इन अ प्रोस्पेक्टस, ये सब जो है होता है। नाउ सेक्शन 391, ठीक है, इसमें क्या एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 टू 36 एंड चैप्टर 20 ऑफ अ कंपनीज एक्ट। 34 से 36 ये फॉरेन कंपनी पे लगते हैं और चैप्टर 20 भी फॉरेन कंपनी पे लगता है। फॉरेन कंपनी का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 22। ठीक है, वेदर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इशू प्रोस्पेक्टस इन इंडिया। कोई जो कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन कंपनी है, वो प्रोस्पेक्टस जब इशू करेगी तो कौन कौन से सेक्शन और एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अभी हमने इतने सारे सेक्शन पढ़ लिए, सेक्शन 26 भी था जो प्रोस्पेक्टस का, जो हमने आईपीसीसी में पढ़ा था। नाउ ये वाले फिर से हमें आईपीसीसी वाले चैप्टर आ गए, वो सेक्शन आ गए 34, 35, 36। तो 34 में क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में जो मिस स्टेटमेंट हुई है तो क्रिमिनल लायबिलिटी लगेगी, वो सेक्शन 34 है। सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी के बारे में बताता है अगर मिस स्टेटमेंट हुई है प्रोस्पेक्टस के अंदर। और सेक्शन 36 डेल्ट विद द पनिशमेंट एंड फ्रॉडलेंट इंड्यूसिंग अ पर्सन टू इन्वेस्ट इन मनी। तो जो ये सेक्शन 36 क्या कहते हैं, पनिशमेंट, कि अगर आपने किसी पर्सन को इंड्यूस करा है कि नहीं सर आप परचेज कर लो ना, नहीं सर आप परचेज कर लो ना, जैसे सिंपल लोग एलआईसी के लिए करते हैं, अरे बहुत बेनिफिट है बहुत बेनिफिट है आप परचेज कर लो, सेम अगर किसी ने इंड्यूस करा है तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगी वो वाली सेक्शन 36 में लिखी है। ये सारे इक्वली अप्लाई होंगे किसमें, प्रोस्पेक्टस में भी और आईडीआर इशू बाय फॉरेन कंपनी। आईडीआर इशू होगा और प्रोस्पेक्टस, ये सारे के सारे प्रोविजन 34, 35 और 36 जो है वो उसमें लगेंगे, आईडीआर में भी और प्रोस्पेक्टस में भी, दोनों में। नाउ एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 20, चैप्टर 20 है बाइंडिंग अप का। ठीक है ना, वेयर अ फॉरेन कंपनी क्लोजेस अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो जब वो प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर दिया, वो रजिस्ट्रार को नोटिस लेटर दे देती है कि सर अब तो हम यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रार कहता है कि हाँ अब आपको डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं, ये हमने पढ़ा था। नाउ अब उसने प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर दिया है। फॉरेन कंपनी रेजेस मनी थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटी अंडर चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट। और फॉरेन कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं, मतलब फॉरेन कंपनी इंडिया में आके फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है, उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर दिया और पब्लिक से शेयर इशू कर लिए। ठीक है ना, फॉरेन कंपनी क्लोजेस द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विदाउट रीपेइंग एंड रिडीमिंग द सिक्योरिटी इशूड इन इंडिया। ना तो उन्होंने उन सिक्योरिटीज के लिए रीपे करा, ना ही उन्होंने रिडीम करी वो सिक्योरिटी की उन्हें बेची। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो चैप्टर 22 एप्लीकेबल जो है, चैप्टर 20 एप्लीकेबल टू कंपनीज एक्ट जो है बाइंडिंग अप का, जैसे बाइंडिंग अप में उनके सारे एसेट और सब चीजें बिकती थी हैं। ठीक है ना, वो चैप्टर 20 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा चैप्टर 22 पर, अगर उन्होंने सिक्योरिटी जो है पब्लिक को इशू करी है और उन्हें बिना रीपे और रिडीम करे जो है इंडिया छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 392 में पनिशमेंट है, तो ये पनिशमेंट आपको खुद रटनी है, एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। पनिशमेंट क्या है, फाइन क्या है, 1 लाख से लेके 3 लाख। ये पनिशमेंट फॉरेन कंपनी की बहुत बड़ी पनिशमेंट है, मतलब मेरे ख्याल कंपनीज एक्ट में सबसे बड़ी पनिशमेंट फॉरेन कंपनी वाली है। 1 लाख से 3 लाख और 50,000 पर डे ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। नाउ पनिशमेंट फॉर एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफिसर, इम्प्रिजनमेंट जो है 6 मंथ। तो यहाँ पे कंपनी के केस में क्यों नहीं दी थी इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे जेल में तो नहीं रख सकते ना, तो ऑफिसर। नाउ फाइन जो है 25,000 टू 5 लाख और बोथ। Consequence of failure to comply with the provision of chapter 22, chapter 22 में जितनी बातें लिखी हैं, अगर मैंने कोई फेल कर दी है, कोई बात नहीं मान पाए फॉरेन कंपनी, तो उसके फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
जो भी आपकी वैलिडिटी होगी कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग और ट्रांजैक्शन की, ठीक है, तो सीडीटी की जो कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग और ट्रांजैक्शन की वो नॉट अफेक्टेड, मतलब वो हो गई नलिफाइड, बिल्कुल वॉइड। और कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग और ट्रांजैक्शन जो फॉरेन कंपनी की है वो जो है उसके लिए आप स्यू भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि स्यू मतलब फॉरेन कंपनी किसी के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकती, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक है। फॉरेन कंपनी कैन नॉट इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग में जा नहीं सकती। फॉरेन कंपनी कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, और वो सेट ऑफ वगैरह भी नहीं ले सकती, जो इनकम टैक्स में सेट ऑफ वगैरह जो लेते हैं या किसी और चीज में कि आप सेट ऑफ करके सेटल कर लो, काउंटर क्लेम ले लो, ये सब चीजों से जो है ना वो क्या नाम है नहीं होती है, ठीक है ना। वो फेलियर जो है लीगल रिक्वायरमेंट से जो भी कंप्लाइंस करने पे हुआ। अब ये तो हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। एंड अगर अभी भी चैनल में सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।